गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षा नीति को लेकर, शिक्षा के रियलिटी चेक को लेकर। शिक्षा का स्तर बच्चों की समझ से तय होता है और इसीलिए सिलेबस नहीं बल्कि सब्जेक्ट्स पर बच्चों की पकड़ जरूरी है। तो आज हम बात एजुकेशन सिस्टम की परख की करेंगे। क्या कहता है बच्चों की समझ का गुणागणित? रियलिटी चेक के टेबल टेस्ट में हमारा स्कूली शिक्षा का सिस्टम कहां ठहरता है, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। दरअसल स्कूली शिक्षा की क्वालिटी जांचने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के सरकारी, प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूलों में एक सर्वे कराया, जिसमें कई दिलचस्प बातें सामने आई हैं। इस सर्वे के नतीजों पर हम आगे चर्चा करेंगे और इसकी पूरी डिटेल्स भी आपको बताएंगे। जानेंगे कि इस रियलिटी टेस्ट में हमारा एजुकेशन सिस्टम कहां पास हुआ और कहां फेल हुआ। साथ ही साथ हम बात एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी करेंगे, जिसमें किताबी शिक्षा से ज्यादा प्रोफेशनल्स और बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर चर्चा होती है। तो शिक्षा मंत्रालय का सर्वे कहता है कि तीसरी क्लास के 45% बच्चों को 1 से 100 तक की गिनती नहीं आती है। ये वो आंकड़े हैं जो कि इस सर्वे में सामने आए हैं। वहीं अगर क्लास 6 की बात करें, क्लास 6 के लेवल के बच्चों की बात करें तो 53% बच्चे ही टेबल यानी कि पहाड़ा जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में और क्या क्या बातें सामने आई। सर्वे में जो बातें सामने आई उस पर एक नजर डालते हैं। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे मैथ्स में थोड़ा पीछे हैं। तीसरी कक्षा के केवल 55% बच्चे ही बढ़ते और घटते क्रम से यानी कि 1 to 99 तक गिनती या फिर रिवर्स काउंटिंग आती है। वहीं क्लास 6 में पढ़ने वाले केवल 53% बच्चों को ही टेबल आते हैं और क्लास 6 के 53% बच्चों को ही अंक गणित यानी कि न्यूमेरिक्स की जानकारी और समझ है। क्लास 3 के 58% छात्रों को अंक की संख्या के अलावा जोड़, घटाव और गुणा को वो समझते हैं। कक्षा 3 में पढ़ने वाले बच्चों का मैथ्स में प्रदर्शन सबसे कम दर्ज किया गया और इसी तरीके से कक्षा 6 के मामले में सरकारी सहायता प्राप्त और राज्य सरकार के स्कूलों को कमजोर उनका प्रदर्शन सामने आया। कक्षा 9 की बात करें तो सरकारी स्कूलों के छात्रों का भाषा में एक स्पष्ट दबदबा है और सभी विषयों में सर्वश्रेष्ठ उनका प्रदर्शन रहा है। प्राइवेट स्कूलों का प्रदर्शन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अच्छा रहा है, लेकिन गणित में वो कमजोर हैं। तो राज्य सरकार और सरकार एडेड स्कूलों के बच्चों को प्रदर्शन भी मैथमेटिक्स में कमजोर है। भाषा सभी टाइप के स्कूलों के लिए हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में सामने आई है और मैथ्स सबसे कम। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय सर्वेक्षण यानी कि परख के तहत देश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर यह सर्वे किया गया और रिपोर्ट जो सामने आई उसके मुताबिक पिछले साल दिसंबर में देश भर के 21,15,000 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया था और सर्वे में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 781 जिलों के 74,229 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को शामिल किया गया था, जिसके आधार पर मंत्रालय ने रिपोर्ट तैयार की है। यह सर्वे तीसरी, छठी और 9वीं क्लास के विद्यार्थियों को लेकर किया गया। सर्वे में इन तीनों कक्षाओं के 21,15,000 बच्चों का मूल्यांकन किया गया, जबकि 2,70,424 टीचर्स ने क्वेश्चनर के जवाब भी दिए हैं। यह भी बताएं कि यह सर्वे हर 3 साल में एक बार किया जाता है। तो अब इसी के साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि कक्षा 3 यानी कि क्लास 3 के टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नाम पंजाब का आता है, हिमाचल प्रदेश, केरल जिसको साक्षरता राज्य भी कहा जाता है, उसके बाद मणिपुर और फिर राजस्थान। अब जो सबसे कम बॉटम 5 हैं उसका भी जिक्र कर लेते हैं, मेघालय, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात। इसी तरीके से कक्षा 6 के टॉप 5 स्टेट्स का भी जिक्र करते हैं, जिसमें केरल है, पंजाब है, दमन-दीव है, चंडीगढ़ है और हिमाचल प्रदेश। और कक्षा 6 के बॉटम 5 स्टेट्स की बात की जाए तो उसमें झारखंड, नागालैंड, उत्तराखंड, गुजरात और तमिलनाडु आते हैं। तो चलिए इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। गणेश कोहली फाउंडर हैं IC3 मूवमेंट इंडिया के। हमारे साथ अपराजिता गौतम है, प्रेसिडेंट है दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की। जितन चावला करियर काउंसलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचिका राय मदान एजुकेशनिस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं।
ये सर्वे कितना सही है और इसकी जो मेथोडोलॉजी है वो कितनी कारगर है, इसी सवाल से शुरुआत करते हुए एक एक रिएक्शन आप सभी का। गणेश जी, सबसे पहले आपके पास। ये बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं है ये बात जो आपने कही है, और जो ये सर्वे बता रहा है हमारे हम लोग अभी तक 19वीं सदी का जो सिलेबस है वो 20वीं सदी की टीचर्स 21वीं सदी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और एक बोरियत जो है ये स्कूल में बहुत कॉमन है। जो गणित की आप बात कर रहे हैं जो उनके जीवन में नहीं उतरा, वो इसीलिए नहीं उतरा क्योंकि वो गणित को अपने जीवन में देख नहीं पाए। तो ये जो लर्निंग आउटकम्स या जो लैंग्वेज एरिया में या गणित में जो कमजोरियां देख रहे हैं ये हमारी इमेजिनेटिवनेस की कमी की वजह से और टीचर्स को सशक्त ना करने के वजह से ये आउटकम है। बच्चों को हम बिल्कुल इसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, बट हमें अपनी टीचर्स को ज्यादा से ज्यादा समय देना है। और उनके ऊपर अगर एक टीचर के पास हफ्ते में 10 घंटे हैं, 7 घंटे बच्चों के साथ और 3 घंटे अपने ऊपर काम करने की जरूरत बिल्कुल, है बिल्कुल। हर टीचर। ठीक है सर, मैं लौटूंगी क्योंकि इसी पहले सवाल का जवाब एक बार सबका रिएक्शन आया और फिर उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुचिका जी, आप क्या कहती हैं इसको लेकर? इसको लेकर मेरा ये मानना है कि जो भी आपने देखा है कि 3 साल का उन्होंने हमें डेटा प्रेजेंट किया है, और वो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि उन्होंने पूरा सर्वे अच्छे से किया होगा। और सिर्फ ये कहीं पे भी एक ही जगह नहीं, सारी स्टेट्स, अराउंड 780 स्टेट्स में ये किया गया है। तो प्रैक्टिकलिटी की कमी 100% होगी, जरूर होगी। जहां पढ़ाने की बात है वहां शायद कोई कमी नहीं रह गई है, बट उसको किस तरीके से प्रैक्टिकलिटी में यूज किया जाए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हमने मैथ्स में पढ़े हैं नंबर्स, तो क्या वो नंबर्स हमने फाइनेंस में, बजट में, छोटे बच्चों के उसमें की एक कमरे को अगर हमने पेंट करना है, अगर हमने उसको उसी कमरे के अंदर ही वही चीज समझा दी होती कि बेटा इसको 2 से 2 गुना करना है, ये 2 + 2 है, ये 4 है। अगर आप उसी जिस जगह पे वो बच्चे पढ़ रहे हैं या उनको वहां पढ़ाया जा रहा है, अगर वहीं पे आपने उन्हीं नंबरों का इस्तेमाल किया होता तो शायद आज ये रिजल्ट हमारे सामने नहीं आता। ठीक है, एक बार छोटी जी जी एक एक रिएक्शन। जितिन जी, इस पर आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से इसके बिल्कुल 4 क्लियर रीजंस हैं कि भाई क्यों नहीं हो पा रहा है। तो एक है लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग। तो सब जगह बात होती है कि हाँ टीचर्स के लिए ये करेंगे वो करेंगे, बट समहाउ फिर भी एक स्ट्रक्चर्ड टीचर ट्रेनिंग नहीं है। दूसरी बात है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं है, क्योंकि ना हर जगह सेम क्वालिटी ऑफ टीचर्स को ले जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू पहुंचा जा सकता है। अभी हम प्रोग्राम में और आगे बात कर सकते हैं। बिल्कुल। और तीसरा मुद्दा है कि कम्युनिटी के इनिशिएटिव्स कम है। देखिए हर जगह एजुकेशन देखेंगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन इंडिया में भी करे गए हैं, बट कई और कंट्रीज़ में भी किए गए हैं, बट काफ़ी जगह ये इनिशिएटिव्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। और कई जगह उतनी हेल्प प्रोवाइड नहीं कर रही है, चाहे इंडस्ट्री की तरफ से चाहिए, चाहे जो इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करे उनकी तरफ से चाहिए। और चौथी बात है लैक ऑफ एक्सेस। कई लोगों को एक्सेस ही नहीं है कि भाई अच्छा वाईफाई मिले। जैसे ताइवान एज अ कंट्री ने सबके लिए, बच्चों के लिए फ्री वाईफाई दिया हुआ है, तो कई जगह हमारे यहाँ एक्सेस ही नहीं है। सो कई बार आप सुनते भी हैं, सो मेरे यहाँ जो मेड आती है उनकी डॉटर के पास वो मोबाइल में ही पढ़ती है बेचारी, उसके पास लैपटॉप नहीं है या कोई और डिवाइस नहीं है। कुछ गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए काम किया है, यूपी में डिस्ट्रीब्यूशन और हुआ, लेकिन अभी तक उतना मास लेवल पे नहीं हुआ है। आपका ये मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी हद तक जरूरत है। गणेश जी कह रहे हैं कि टीचर ट्रेनिंग को और ज्यादा अपग्रेड करना चाहिए, रुचिका जी भी यही मानती है, लेकिन एज अ पेरेंट अपराजिता जी आपको क्या लगता है? देखिए इसमें मेरा तो ये कहना है कि ये जो सर्वे है ये विकसित भारत की तस्वीर दिखा रही है, और ये बहुत दुखद है कि आज की डेट में हम लोग बैठकर हम लोग जब ये देख रहे हैं कि सर्वे के अगर हम आंकड़े देखें, ये बहुत, मैं बोलूंगी कि आई ओपनिंग है। हमारे लिए तो नए नहीं है, बट जो आम जनता जब इसको देखेगी बहुत डिप्रेसिंग है ये नंबर्स जो हमारे दिखाए जा रहे हैं। अभी जैसे मेरे से पहले जितने भी लोग थे उन्होंने कुछ टीचर्स की बात की थी, ट्रेनिंग की। जितना हमें पता है कि टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, रेगुलरली होती है, बट यहाँ पे मैं क्वेश्चन उठाऊंगी ऐसे पे क्वालिटी ऑफ टीचर्स को लेकर। जहाँ पे सरकारी स्कूलों की टीचर्स को कागज भरने से फुर्सत नहीं मिलती है, उनके पास पढ़ाने का समय नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल, आप ग्राउंड रियलिटी में जाके देखेंगे, और वहीं पर प्राइवेट स्कूलों में मैं अगर बात करूं, वहां पे टीचर्स की क्वालिटी इतनी नहीं है
कि वो जो बच्चों को जो मेथोडोलॉजी है वो अच्छी मेथोडोलॉजी से पढ़ा सके और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बता सके वो बच्चों को। तो हम ये सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, क्योंकि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपना लेके चल रहे हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एप्लीकेबल कहने को कागजों के अनुसार तो 5 साल हो चुके हैं, बट धरातल के रूप में अगर देखा जाए नेशनल पॉलिसी जो है अभी पूरी तरीके से मैं ये देखती हूँ फेल है, क्योंकि हार्डली 5 से 10% फेल है या सही तरीके से लागू अभी तक नहीं हो पाई, दोनों में अलग अलग, दोनों में अंतर है। फेल है तो आप कह देंगी कि बिल्कुल कुछ नहीं आता है या बिल्कुल सिरे से आप उसको नकार देंगी, या फिर उसको सही तरीके से लागू नहीं किया गया अभी तक। मैं इसको फेल इसलिए कह रही हूँ, 5 साल हो चुके हैं, हार्डली जब 10% एप्लीकेबल हुई है, 90% एप्लीकेबल नहीं हुई है, तो मैं तो इसको फेल ही कहूंगी ना। 5 साल हो गए इसको। ठीक है, यानी उसको भी एप्लीकेबल करना। चलिए एनईपी पर भी बात करेंगे, लेकिन अब गणेश जी आपके पास आते हुए देखिए, आज जब मैं यहीं से शुरुआत कर लेती हूँ, एनईपी से ही शुरुआत कर देती हूँ, जिसमें मोटे मोटे पॉइंटर्स की अगर हम बात करें, बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ले जाया जा रहा है, ओपन बुक एग्जाम की बात हो रही है, बातचीत ये हो रही है कि नई तकनीक के साथ बच्चों को पढ़ाया जाए। तो फिर इस सर्वे में जब ये बात आती है कि 55% बच्चे ही बढ़ते या घटते क्रम में गिनती जानते हैं और 53% बच्चे 6ठी क्लास के 10 तक के पहाड़े जानते हैं, क्या जरूरत है बच्चों को पढ़ाई रटवाने की? अगर हम इस समय इसकी जगह, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो बच्चे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन जरूरी है, लेकिन अगर इसकी जगह बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लगाया जाए या फिर यही समय बच्चों का दूसरी तरफ लगाया जाए, क्या वो सही नहीं होगा? इस पर आपकी राय क्या है? मैं ये एनईपी को बहुत ध्यान से मैंने पढ़ा है और ये बहुत ही बेहतरीन फॉरवर्ड लुकिंग एक इनिशिएटिव है सरकार का। लेकिन कोई भी सिस्टम जो 100-150 साल से चल रहा है, आप ये देखिए कि कॉन्शियसनेस क्या रही स्कूल की, स्कूल क्यों बने 200 साल पहले। आप ज्यादा अधिकतर स्कूल देख लें 50-60 साल पुराने हैं। इन्हें क्यों बनाया गया 200 साल पहले, 150 साल पहले? क्योंकि हम चाहते थे कि बच्चों को रटाया जाए चीजें। हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय मेमोराइज, रिपीट, फॉलो रिजिड इंस्ट्रक्शंस, कंप्लायंस के लिए बनाया गया। हमने असेसमेंट बनाया, हमने कहा कि बच्चा जितनी चीजें, तो हमें चाहिए था लोग याद रखें चीजों को, वो दोहराएं चीजों को और उन्हें जैसा कहा गया वैसा करें। अब ये पुरानी रियलिटी थी, स्कूल्स इसीलिए बने थे। आज के 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा आगे जरूरी है। तो स्कूल का जो ये एक हिस्ट्री है इसकी, इसको बदलने में समय लगेगा। तो एनईपी मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है, एनईपी के वजह से हो रहा है और ये बहुत जरूरी है इसको एक्नॉलेज करना कि इतना फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट कभी लिखा नहीं गया था एजुकेशन में। और इसमें बहुत सारी चीजें, टीचर ट्रेनिंग पे, जॉय इन लर्निंग, बहुत सारी चीजें आई हैं। तो सबसे पहले तो ये कि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है स्कूलिंग का जो चेंज होना है। दूसरी आपने जो बात बताई कि इसे कैसे उतारा जाए, कि उनके लिए एक पर्टिकुलर उम्र तक रेपिटिशन इज द लैंग्वेज ऑफ लर्निंग, दोहराना जरूरी है। ये एक हेबियन बायोलॉजी प्रिंसिपल है अंग्रेजी का, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। तो वो जो आप जो रटाते भी हो एक पर्टिकुलर उम्र तक, उसकी सिग्निफिकेंस है, लेकिन हर चीज अपने जीवन में उतरने के लिए मुझे वो चीज अपने जीवन में दिखनी चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, तो मुझे फुटबॉल के फील्ड पे एरिया कैलकुलेट करना आना चाहिए, मुझे ज्योमेट्री फुटबॉल फील्ड पे भी दिखनी चाहिए। ठीक है। तो हम जो पढ़ाई सजा और खेलना मजा, इससे हमें दूर होना है। बिल्कुल। एनईपी यही कह रही है, पढ़ाई सजा, खेलना मजा नहीं है, पढ़ाई भी मजा, खेलना भी मजा। तो आप जब इन दोनों चीजों को अपने जीवन में बराबरी से उतारेंगे, तब आप बोरियत निकालेंगे बच्चों के जीवन से, स्कूल आना एक वो लुक फॉरवर्ड करेंगे और टीचर ट्रेनिंग के ऊपर अधिक से अधिक हमें एनर्जी देनी है। हम 1 बिलियन बच्चों को हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन 1 मिलियन टीचर्स तक हम पहुंच सकते हैं। एटलीस्ट एनईपी में टीचर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जिस पर डिटेल में आगे रुचिका जी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन जितिन जी, यहीं पर आते हुए आपके पास, आज का दौर तकनीक का दौर है। देखिए, हमने आपने किताबों में पढ़ा था, आज बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं और बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें बच्चों को स्कूल या कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। और
एनईपी भी इस बात पर फोकस करता है कि प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज़रूरी है। ऐसे में जो कुछ सवाल इसमें डाले गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि बच्चों को टेबल्स नहीं आते हैं या फिर बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग नहीं आती है, इसको हम कैसे इससे कनेक्ट कर सकते हैं और एनईपी को भी साथ में इंक्लूड करते हुए? तो इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। तो पहला है कि काफ़ी सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं और गवर्नमेंट ने भी बनाए हैं, प्राइवेट प्लेयर्स ने भी, एडटेक प्लेयर्स ने भी बनाए हैं। काफ़ी जगह अलग मतलब टीवी चैनल्स पे इनेबल कर रहे हैं, जैसे कि ये व्यास चैनल है यूजीसी के अंडर, उनके हम उनके साथ भी काम करते हैं। सो वो दूर दराज इलाकों में पहुंच जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने बनाया जैसे स्वयं, तो स्वयं जो चैनल है काफ़ी बड़ा, उसके अंदर एनपीटीईएल, आईआईटीज़ ने अपना कंटेंट डाला और स्वयं में अक्रॉस एज ग्रुप्स उन्होंने काफ़ी कंटेंट एक तरह से डाला। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर्स ने आईआईटी पीएएल बनाया, विच इज़ प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग, वो जेईई की तैयारी के लिए थोड़ा हायर लेवल पर, बट आई एम जस्ट शेयरिंग। ऐसे ही साथ ही बनाया गया कंपटीशन के लिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि बहुत सारे स्कूल, और मतलब मैं ऑलमोस्ट रोज़ किसी न किसी स्कूल में जाता हूँ, लेकिन बहुत स्कूलों में बिल्कुल नहीं पता है। हम सीबीएसई के साथ इस बार वेबिनार्स किए, तो पेरेंट वाला वेबिनार मैंने आज किया, अगले दिन तक 1.5 लाख से ज़्यादा व्यू आ गए। द चैलेंज इज़ कि जो बीच में मीडिएटर्स हैं, जैसे टीचर्स हो गए, इवन एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, उनके थ्रू ये चीज़ अभी तक ट्रांसलेट नहीं हो रही है। काम हो रहा है लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं रहे। तो ये बात है। दूसरा, मल्टीमीडिया कंटेंट काफ़ी यूज़ कर सकते हैं हम बच्चों के लिए। गेम्स ऐसे बने कि आप ये गेम प्ले करो, इससे आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा। या तो हम लोग छोटे बच्चों को भी देखा है, प्राइमरी क्लासेस में भी कई मल्टीमीडिया गेम्स हैं जो घरों पे लोग यूज़ करते हैं, बट इसी तरह से। और बच्चे तो अडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, एआई को बहुत अच्छी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो एआई पार्ट सिस्टम्स आ गए हैं, तो इस सब की अवेलेबिलिटी है। कुछ जगह कुछ काम किया है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम जो है, इट इज़ नॉट वन प्रॉब्लम। इसे हमें अलग अलग ब्रेक करके देखना होगा। क्यों? कई जगह एक्सेस टू एजुकेशन गर्ल्स के लिए लिमिटेड है, उनको बोला ही नहीं जाता, उनको वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट नहीं है। कुछ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, तो वहाँ पर एजुकेशन उतना ज़्यादा नहीं चल रही है। उसके बाद फिर सोशियो इकोनॉमिक गैप्स हैं। तो हमारी इज नॉट वन इंडिया, बट इट इज कंप्राइजिंग ऑफ सो मेनी इंडियाज की हर एक के लिए अलग से सोच के पॉलिसी पे और काम पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, आपने यहाँ पर एआई का जिक्र किया, जिस पर डिटेल में हम आगे बात भी करेंगे, क्योंकि उसको लेकर भी वही प्लस एंड माइनस तमाम तरह की बातें आती हैं। रुचिका जी, आपके पास आते हुए, गणेश जी ने बड़ी अच्छी ये बात कही कि जब एक बच्चा फुटबॉलर बनना चाहता है या फिर वो गेम्स खेलना चाहता है, तो उसके पढ़ाने का तरीका, उसको मैथ्स पढ़ाने का तरीका उस तरीके से होना चाहिए। और इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि एनईपी के आने के बाद, अपराजिता की बात को ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, एनईपी के आने के बाद बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, इम्प्लीमेंट तो हो गई हैं चीज़ें, लेकिन बहुत सारे टीचर्स की ट्रेनिंग उस हिसाब से नहीं हुई है। क्या ये उसी का नतीजा है? इसमें मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो नेशनल कैपिटल रीजन्स, या अगर हम बात करें हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज की, वहां पर हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि टीचर्स की ट्रेनिंग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रही होगी एज कम्पेयर टू हम बात करें रिमोट एरियाज की। आपने देखा होगा कि ये जब आपने डेटा भी पढ़ा होगा, तो रूरल अर्बन जो डिफरेंशिएशन है वो आपको इसमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर हम इसमें बात करें तो एनईपी इज व्हाट, इट इज ऑल अबाउट स्किल बेस्ड टेक्नोलॉजी। कि हम बचपन से लेके, अगर हमारा कोई बच्चा एथलीट जैसे वो कह रहे हैं बनना चाहता है, फुटबॉलर बनना चाहता है, कोई बच्चा म्यूजिक में जाना चाहता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक लाइंस में जाना चाहता है, कोई नॉर्मल अपनी प्लम्बिंग लाइन में जाना चाहता है, किसी भी चीज में वो जाना चाहता है, तो उसी को ही हम बेस बनाते हुए नर्सरी से लेके हम एंड तक उसको पढ़ाई पे जोर दे रहे हैं। जिसकी वजह से आप ये करेंगे कि सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, जब तक कि उसको कहीं पे आपको विद एग्जांपल्स, उसको अगर आप लाइव नहीं कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये लोग बात हो रही है यहाँ पे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी हर जगह नहीं है। मैं आज भी कह रही हूँ टेक्नोलॉजी हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर अभी प्रोवाइडेड नहीं है, बट हमारी टीचर जो वहां पर है, चाहे वो मेल टीचर है चाहे वो फीमेल टीचर है, जो भी हमारे फैसिलिटेटर्स वहां पे है, फैसिलिटेटर्स, वो लोग सब इन चीजों को पढ़ते हैं, पढ़ते आए हैं, उनको पढ़ाना आता है और उनको पता है। जैसे ये बात कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स में अगर हमने बच्चा जाना है तो फुटबॉल, तो अब हम जैसे क्रिकेट की बात करें, टीम में कितने प्लेयर्स, तो कितना ईजी है आपको नंबर्स वहां सिखाना। अगर हम बात करें, आप ये देखेंगे कि एक कारपेंटर को जब तक कि उसको मेजरमेंट ही नहीं समझ आएगी कि क्या लेंथ है, क्या
आपकी ब्रेथ है, कितनी आपकी हाइट होनी है चीजों को, ठीक है। अगर आप इमेजिनेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, आपका कोई विजुअलाइजेशन ही, आप अपने जब नंबर्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हम क्यों 2 गुनी 2 कर रहे हैं, क्यों 2 जमा 2 कर रहे हैं, उसका क्या रीजन है, उससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या हमारा घट रहा है, क्या हमारी चीजों को बढ़ाना कहते हैं, अगर आप उन सब चीजों को क्लासरूम में नहीं पढ़ा रहे हैं, ये इस सब चीज का नतीजा है। और इसमें तो कोई फिर बहुत इसके बड़ी लिए क्या आप साइंस नहीं टीचिंग है। पैटर्न को जिम्मेदार मानती हैं? मैं टीचिंग आती हूँ जितिन पैटर्न जी एक को, बार। जी, टीचिंग पैटर्न को अगर हम, जो हमारा करिकुलम है, अब आप ये देखेंगे कि कुछ 5, आपने खुद ही बताया है कि इसके आंकड़ों के हिसाब से 5 जो स्टेट्स हैं वो बहुत आगे हैं, बाकी स्टेट्स पीछे हैं। तो इसका मतलब हमारे कहीं करिकुलम में तो नुकसान नहीं है, एक कहीं हमारे चीज आपको करिकुलम में रुचिका गलती जी यहीं नहीं पर है। रोक रही हूँ, जी एक आंकड़ा वापस से जी दोहरा देती हूँ हमारे सब जितने भी जी पैनलिस्ट हैं उनके लिए, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। आपने कहा जिन स्टेट्स की बात की, इन तमाम स्टेट्स में जो ग्रामीण इलाकों के बच्चे हैं वो मैथ्स में अच्छे हैं एज कंपैरेटिव टू जो अर्बनाइज्ड बच्चे हैं। अर्बनाइज, बिल्कुल, क्योंकि यही आप देख रहे हैं ना कि वहां पे आप, यहाँ हम क्या करने लग गए, एआई के पीछे भागने लग गए, हम अपने टीचर्स को भूलते चले जा रहे हैं, कहीं हम सिर्फ टीचर्स को देख रहे हैं और एआई छोड़ रहे हैं, कहीं हम एआई पकड़ रहे हैं और टीचर्स यानी जा रहे कंफ्यूजन हैं। है मतलब यहाँ आप पे। तो कंफ्यूज, यहाँ पर आपको एक जो हमारा करिकुलम, जिसको हम हमारा पूरा फ्रेमवर्क बना, आप मानेंगे कि फॉरेन कंट्रीज भी ये बोलती है कि जो करिकुलम हमारे देश ने बनाया हुआ है उसकी नींव बहुत स्ट्रांग है, उसमें कौन सा ऐसा रिलीजन आप देखेंगे नहीं पढ़ाया गया, क्या उसमें योगा नहीं पढ़ाया गया, उसमें हर चीज का एक जिक्र है। ठीक है, तो ठीक है। उस चीज को क्लासरूम में लाना बहुत हाँ जरूरी है। बिल्कुल। जितिन जी क्या कह रहे थे आप? अपनी बात रखिए। मैं कह रहा था कि एनईपी का बेसिकली ऐसा, सब लोगों ने बात करी, खूब सारे वर्कशॉप्स हुए, हम लोगों ने यही नहीं मतलब गल्फ में सीबीएसई स्कूल्स के लिए खूब काम किया, लेकिन एक तरह से ना इन प्रिंसिपल, मतलब एक तरह से इन स्पिरिट नहीं लिया गया। अभी भी एनईपी में कहते हैं कि देयर शुड बी नो सेपरेशन बिटवीन स्ट्रीम्स और सब्जेक्ट। मैं फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी ले सकता हूँ, लेकिन आप मेरे को दिखाओ कितने स्कूल्स उसे ओपनली कह रहे हैं कि बेटा लो। कंप्लीटली एग्री सर। 30% स्कूल शायद थोड़ा बहुत अलाउ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगह अभी भी है कि पीसीएम ही लेना है, पीसीबी लेना है, कॉमर्स विद मैथ्स लेना है। और इसी तरह से क्या हमने होलिस्टिकली एजुकेशन को डेवलप किया कि भाई हम आर्ट्स, स्पोर्ट्स, वोकेशनल स्किल्स, सीबीएसई में मल्टीमीडिया है, सीबीएसई में फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी है, लेकिन कितने लोगों को ये पता है कि फूड प्रोसेस भी ले सकते हैं। मतलब मैं दिल्ली में एक स्कूल जानता हूँ, केवल एक स्कूल, दिल्ली में इतने सारे स्कूल हैं, एक स्कूल में रोहिणी में, सेक्टर 16 रोहिणी, जहाँ की फूड प्रोसेस 1, फूड प्रोसेस 2 करके कोर्स है। लेकिन बहुत सारे स्कूलों को शायद स्कूलों को ही नहीं पता होगा कि ये कोर्स अवेलेबल है। तो ऐसे बोर्ड ने तो बहुत सारे कोर्सेज निकाले हैं, लेकिन उसके मिक्स एंड मैच अभी भी स्कूल डिसाइड करता है। वहां इन प्रिंसिपल एनईपी का अभी नहीं हुआ है। बिल्कुल। रुचिका जी, क्या स्कूल्स इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए अभी तक? क्या उस एक्सेप्टेबिलिटी नहीं कि हाँ हमारे पास टीचर्स नहीं, या फिर हमें अगर ये इस तरह का कोर्स रखेंगे तो टीचर रखना पड़ेगा? क्या स्कूल के लिए बर्डन है? यस, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल ये बात बोलूंगी, काफी सारे स्कूलों के साथ ये सोच रहती है कि अरे ये तो सिर्फ 5 या 10 बच्चे ले रहे हैं। हाँ। अब 10 बच्चों के लिए मुझे एक टीचर रखनी है, मुझे उसको एक मंथली सैलरी पे करनी है। ये रियलिटी फैक्ट है, और उसमें ग्रोथ करने के लिए फिर उसके हिसाब से हमारे को, अगर आप देखेंगे तो आगे से भी जब हमारे बोर्ड एग्जाम्स है बच्चों के, तो वो सपोर्ट हमें मिलनी बहुत जरूरी है कि हाँ अगर हमारे यहाँ से 5 या 10 बच्चे मेरे स्कूल से अगर जा रहे हैं ये एग्जाम देने, तो मुझे वो प्रॉपर सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट हो, चाहे मेरे बच्चे की प्रेजेंटेशन हो, वो मुझे जरूरी है। फिर उस तरह की टीचर मिलना, आप देखेंगे कोर्सेज तो आपने बहुत निकाल दी, तो क्या आपके पास उतनी टीचर्स की अवेलेबिलिटी है? क्या वो ट्रेंड है उस हिसाब से? दोनों चीजें हो सकती है ना, स्कूल ये सोचता है कि क्या टीचर्स अवेलेबल हैं कि नहीं, और फिर स्कूल ये भी सोचता है कि क्या कितने बच्चे उसको ऑप्ट करेंगे। अपराजिता जी, मेरे ख्याल से आपकी एनईपी वाली कंफ्यूजन को सबने क्लियर किया है, क्या उसमें लूप होल्स है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये मैं तो तीनों का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि मैंने बोला कि एनईपी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, हार्डली 10% हुई है, और मैं तीनों का धन्यवाद करूंगी। तीनों ने एक्सप्लेन करके ये बताया है कि कहाँ कहाँ पे कमियां आई हैं। ये इसी बात को दिखाता है कि एनईपी आज 5 साल बाद भी धरातल पे अगर हम देखें प्रैक्टिकली नहीं हुई है। चाहे मैं टीचर्स की ट्रेनिंग की बात करूं, चाहे मैं बच्चों के सब्जेक्ट चॉइस की बात करूं, चाहे मैं किसी भी बात करूं, और आज भी स्कूलों में रोड लर्निंग पढ़ाई जा रही है। एनईपी का मोटो क्या है? बेसिकली बच्चों को रोड लर्निंग से निकालकर स्किल्स पे लेके जाना, उनको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में लेके जाना। छोटे बच्चे हैं
जो आपने जो डेटा दिखाया, हम छोटे बच्चों की डेटा की बात करें, छोटे बच्चों को किताबों से या कॉपी पेंसिल से नहीं समझाना, उनको खेल खेल में समझाना। तो ये एनईपी का मोटो है, ब्यूटीफुली डिजाइन की गई है। प्रश्न ये है इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी किसकी है, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये आंकड़े आए। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, देखिए ये आंकड़े उन्होंने खुद बोला है 3 साल में आए, तो एनईपी तो 2020 से लागू है ना, तो आज हम 2025 में बात नहीं, लेकिन उस पर मुझे याद है पिछली बार जब हम चर्चा कर रहे थे, रुचिका जी ने कहा था कि कम से कम 1 दशक इसको लग जाएगा फॉर्मली पूरी तरह से लागू होने में। लेकिन यहाँ साथ ही साथ, रुचिका जी मैं लौटूंगी, यहाँ साथ ही साथ जो आपने एआई लर्निंग की भी बात की, उस पर भी हम बात करेंगे। एजुकेशन सिस्टम का रियलिटी चेक शिक्षा मंत्रालय के सर्वे को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और जब बात होती है कि बच्चों को कम प्रेशर देना है, तो क्या हम ये कहें कि यही इसका ही एक नतीजा है जिस तरीके से ये रिजल्ट आए, जो सर्वे के रिजल्ट्स आए। लेकिन इसी के साथ साथ चर्चा एआई को लेकर भी हो रही है। जब एनईपी की बात होती है कि हमें पैटर्न चेंज करना है, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में पैदा करनी है, तो ऐसे में जरूरत कहाँ है और कमी कहाँ है, इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। गणेश जी हमारे साथ मौजूद है। गणेश जी, अब एआई की बात करते हैं। जब हम एआई की बात करते हैं, यहाँ पर जो सर्वे आया उसमें यह है कि ग्रामीण बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं एज कंपैरेटिव टू शहरी बच्चे। रुचिका जी ने कहा था कि कंफ्यूजन बहुत है बच्चों को, अब बच्चे शिक्षक की सुने या बच्चे एआई की सुने, किसकी बात सुने, ये कंफ्यूजन भी कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह इसकी देखते हैं आप? मुझे नहीं लग रहा कि एआई की वजह से कोई कंफ्यूजन हो रहा है। आई थिंक एआई को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, किस तरह यूज किया जाए, टेक्नोलॉजी को किस तरह डिप्लॉय किया जाए, इसके लिए भी टीचर्स को अपने आप को सिखाना है चीजें। तो एक्चुअली कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। मेरा जो मानना है कि हर टीचर पहले एक मार्गदर्शक है, पहले एक काउंसलर है, और वो चाहे मैथ पढ़ा रहा हो, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ा रहा हो, जो भी पढ़ा रहा हो, अगर कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ा रहा हो, अगर उसको बच्चे अपने जीवन में साथ साथ उतार रहे हों, तो एक प्रेम भाव में वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं। देखिए, देयर इज लव बेस्ड लर्निंग और फियर बेस्ड। डर के वजह से, भाई मेरा इम्तिहान है, मेरा एग्जाम हो रहा है, इस वजह से मैं पढ़ रहा हूं, या मैं प्रेम के वजह से पढ़ रहा हूं। बच्चे जो विषय है, सब्जेक्ट है, उससे नफरत या लगाव उनका नहीं है, उनका अपने टीचर से नफरत या लगाव है। इफ आई लव माई टीचर, आई लव माई सब्जेक्ट। तो ये एक बहुत सिंपल चीज है। और फिर वो जो टीचर है, जो प्रोग्रेसिव टीचर है, वो ये भी करता है कि वो एआई और टेक्नोलॉजी और टूल को यूज करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये और थोड़े मिडिल स्कूल और जो 6ठी 7वीं कक्षा के बाद ज्यादा इसका डिप्लॉयमेंट होता है। टीचर का रोल और भी ज्यादा जरूरी होता है टिल 5th स्टैंडर्ड, 5वीं 6ठी कक्षा तक। तो ये एक चीज जरूरी है। और दूसरा, एक्चुअली बच्चा तो एडवेंचर ढूंढ रहा है। बिल्कुल। उसको अगर आप स्कूल में फिजिक्स में दे दें एडवेंचर, आप उसको मैथ्स में दे दें, इंग्लिश में दे दें, तो वो कंप्यूटर गेम और कहीं जाके सोशल मीडिया पे वो एडवेंचर नहीं ढूंढेगा। उस उम्र में जब वो हमारा पार्ट थिंकिंग ब्रेन जब डेवलप हो रहा है, उसे तो केवल इंटरेस्ट होना चाहिए कि बच्चा स्कूल ना जाना चाहे या उसको रुचि ना आए किसी विषय में, ये स्वाभाविक नहीं है एक्चुअली। तो एक तरह से हमने अपने टीचर्स को कभी ग्लैमराइज नहीं किया, हमने अपने टीचर्स को कभी उठाया नहीं। हमने इंजीनियर को ग्लैमराइज किया, हमने डॉक्टर को ग्लैमराइज किया, हमने और प्रोफेशंस को किया। लेकिन कितने लोग हैं जो 9वीं कक्षा में बोलते हैं मुझे टीचर बनना है, मुझे काउंसलर बनना है। तो मैं जब 9वीं क्लास में था, मैंने कहा मुझे मौली इब्राहिम बनना है, मेरी मैथ टीचर थी, तो मैंने मैथ पढ़ाया आगे जाके। लेकिन ये एक चीज हमें ये प्रोफेशन को ऊपर लेके आना है। एआई केवल एक टूल है। अच्छा, इसका एक जवाब मैं जितिन जी से ले लेती हूँ। आप तो जितिन जी करियर काउंसलर भी हैं। कितने बच्चे आपके पास आते हैं और ये कहते हैं कि हमें टीचर बनना है, हमें शिक्षाविद बनना है, या फिर वो सिर्फ एक अपनी साइंस या मैथमेटिक्स स्ट्रीम की काउंसलिंग के लिए आते हैं? क्योंकि यहाँ फिर भाषा की बात भी आती है। यहाँ पर जब हम भाषा की बात करते हैं, उस सर्वे में भी हमने देखा है कि बच्चे पीछे हैं, उनके पास शब्द नहीं खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब गुणा भाग और साइंस में ही बच्चे इतने ज्यादा लगे रहते हैं कि उन भाषा में भी बच्चे कमजोर हैं।
उसको भी ना हमें हमें एक तरह से डिटेल में देखना पड़ेगा। तो जब मैं सबसे टॉप के स्कूल्स में जाता हूँ तो वहाँ बहुत ही कम है, मतलब हो सकता है कि 500 बच्चे में से एक दो बच्चे सोच रहे हों। मैं नेक्स्ट लेवल के स्कूल्स में और छोटी सिटीज़ में जाता हूँ तो शायद 5 बच्चे उसी नंबर्स में से। लेकिन जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाता हूँ, खासकर से गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में, तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं टीचर्स हम बनना चाहते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन, अगेन, आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, आपके पेरेंट्स क्या बात कर रहे हैं, आप कैसे सोच रहे हैं, तो उसके बाद ही बच्चा डिसाइड करता है। इसीलिए इंडिया में पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट करियर काउंसलिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, मैं ये कहूँगा नवजोत जी कि एआई वाला काफ़ी सारा काम जो हो रहा है, जैसे ओपन एआई एकेडमी इंडिया में लॉन्च हो गया है, उसमें इंग्लिश और हिंदी में भी कंटेंट है। कुछ states ने, जैसे कर्नाटका और तेलंगाना ने ए पार्ट सिस्टम जिसमें स्पीच रिकग्निशन है, उन लोगों ने लॉन्च किया है। मतलब ये सब एक तरह से चालू तो हुआ है। एआई बेस्ड इंग्लिश प्रैक्टिस एप्स चालू हो गई हैं, बट ज़्यादा ये 7th 8th ऑनवर्ड्स ज़्यादा हुई हैं। छोटे बच्चों के लिए मेरे ख्याल से कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे ब्रेनी मैथ सॉल्वर है, मैंने देखा वो यूज़ करते हैं। क्यू मैथ्स है, क्यू मैथ्स पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, और एक सर्टेन लेवल पे वो भी एआई को यूज़ करते हैं। तो एआई का यूज़ बच्चों के कंटेंट के लिए बढ़ गया है। गवर्नमेंट के भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे एनएसडीसी ने पार्टनरशिप करी है एक प्राइवेट प्लेयर के साथ, और एनएसडी ने काफ़ी अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, एआई के भी कोर्सेज हैं, और इंग्लिश में हैं, हिंदी में, और लैंग्वेजेस में भी हैं। क्योंकि मल्टीलिंगुअल हमारा देश, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो मल्टीलिंगुअल कोर्स कंटेंट चाहिए, मल्टीलिंगुअल टीचर्स चाहिए, और मल्टीलिंगुअल ऑनलाइन सिस्टम्स चाहिए टू एड्रेस। तो ये वाली चीज़ें हैं जो हमें एक रुचिका जी, क्या इसको लेकर भी कंफ्यूजन होता है? क्योंकि आजकल हम स्कूल्स में ही देख लेते हैं, यहाँ तो 3rd 6th और 9th क्लास की अगर हम बात करें, मल्टीपल सिस्टम ऑफ लर्निंग है। अब एक स्कूल में जो किताब पढ़ाई जा रही है, अगर फर्ज कीजिए कि एग्जांपल दे रही हूँ, एक टीचर मैथमेटिक्स से की एक किताब है जिसको बच्चों को पढ़ा रही है, लेकिन साथ ही साथ उनके ओलंपियाड्स भी होते हैं, बच्चे क्यू मैथ, यहाँ पर जितिन जी ने जिक्र किया, एबेकस क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है या बच्चे की डेवलपमेंट होती है? क्योंकि यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है बच्चों में। उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, वैदिक मैथ्स कर रहे हैं हाँ, कुछ बच्चे, वैदिक, तो बिल्कुल मैंने आप एक एग्जांपल उसका दिया। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, मैं वही आप ही के पॉइंट को बढ़ाते हुए ये बात बताना चाह रही हूँ कि ये कंफ्यूजन है। अगर कोई इसको सच्चाई में माने या ना माने, बिकॉज पेरेंट्स की, मैं जिस पोजीशन पे बैठती हूँ, आप जिस जगह पे बैठिए, एज अ पेरेंट बिल्कुल अलग पिक्चर होगी। पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में भी बिल्कुल आगे रहे, मेरा बच्चा, कोई अगर मैथ्स का ओलंपियाड टेस्ट है तो कंपटीशन है पेरेंट्स में आपस में, आप ग्रुप्स देखेंगे ना, व्हाट्सएप ग्रुप्स देखेंगे, वहां पे ये डिस्कशन होता है कि आज मेरे बच्चे ने इतने ओलंपियाड दिए, उसने जनरल नॉलेज का भी दिया, उसने मैथ्स का भी दिया, उसने इंग्लिश के भी दिया, उसके इतने नंबर आए। तो जब तक आप इन सब चीजों को, जो ग्रुप वाइज, आप टीचर्स की तरफ से देखिए, आप स्कूल की तरफ की अलग सोच होगी, पेरेंट्स की अलग सोच होगी, पढ़ाने वाले की अलग, पढ़ने वाले की अलग। तो जब तक हम इन सारी चीजों को इन टोटलिटी, इन सब पे काम करके हमारा करिकुलम, मैं फिर से इस बात पे तवज्जो दे रही हूँ, इसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। एनईपी पे सबने साथ दिया है, उससे पहले भी जो हम आज तक पढ़ते पर रुचिका जी, इस पर स्कूल्स भी तो फोकस करते हैं ना। अगर हम ये कहें कि कहीं ना कहीं शिक्षा का कमर्शलाइजेशन हुआ है, ये सारी चीजों को आगे बढ़ाने में स्कूल भी तो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। आप इसमें एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगी। अभी आपने पढ़ा होगा कि एनटीए ने सीओटी एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए हैं, जो इनका 4th ईयर रहा है कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए। उसमें आपने देखा होगा क्या क्राइटेरिया था, 1 घंटे में आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। वो आपने टोटली स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें कहीं पे भी आपको थ्योरेटिकल, उसमें मैं आपको इंग्लिश का एक छोटा सा क्वेश्चन बताती हूँ, उसमें से अराउंड आपके 8 to 10 क्वेश्चंस, यूनिवर्सिटी में आपने एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके लिए क्वेश्चंस हैं कि आपको सिनोनिम्स पता होने चाहिए, एंटोनिम्स पता होने चाहिए, आपको 1 वर्ड पता होना चाहिए कि अगर ये लंबा सेंटेंस है उसका एक शब्द में क्या बोला जाता है। तो ये छोटी सी बात अगर हम शुरू से ही पढ़ा रहे हैं कि इंग्लिश का ये शब्द का ये अर्थ है, हिंदी के ये शब्द का ये अर्थ है, मैथ्स में अगर हमारे को ये सब, उसमें उन्होंने फिगर्स बनाई हुई हैं, रिप्रेजेंटेशंस बनाई हुई हैं, आप एंड में जाके यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में आज आपको याद आया 4 साल के बाद कि हमने उसको
स्किल बेस्ड करना है। आप जेई देखेंगे, नीट देखेंगे, ये सब स्किल बेस्ड है। आज यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में भी है। तो हमें टोटल चेंज लाना तो है, इसका और वो मतलब तो टोटल स्कूल चेंज एनईपी करिकुलम के में हमको बदलाव इम्प्लीमेंटेशन। की जरूरत है ना ऐसे में। बिल्कुल, जो हम एनईपी ला रहे हैं उसका हमें पूरा 100% सपोर्ट चाहिए और पूरा 100% बैकिंग चाहिए, जहां पे हम बाकी सब चीजों को नॉर्मलाइज करके स्कूल्स, सीबीएसई बोर्ड्स, एनसीईआरटी बुक्स, आपकी सारी बुक्स का करिकुलम, उसमें से आप ये ठीक सोचेंगे है। एक छोटे से बॉक्स में से भी क्वेश्चंस दिया गया है, तो आपने कितना देखा, आपने कितना समझा। अब उसमें आप फिजिक्स देखेंगे, आप फिजिक्स की बात कर रहे थे गणेश जी यहाँ पे। मेरे अपने बेटे ने, यंगर सन ने फिजिक्स के एग्जाम्स दिए हैं, एनटीए एग्जाम में। टोटली उसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है तो ही आप उसका एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। ये नहीं है वहां पे कोई रोट लर्निंग नहीं थी, कोई रट्टाफिकेशन नहीं थी, कुछ नहीं था। केमिस्ट्री भी अगर आप देखते हैं, ठीक है। मैथ्स देखे आप, बाकी इंग्लिश एग्जामिनेशन देखिए, तो आपको टोटैलिटी में उसको एब्जॉर्ब करना जरूरी है। हर एक ठीक को है। अपने से वहां से सोचते, अपराजिता कंपटीशन जी, खत्म करना है पेरेंट्स को। अपराजिता जी, अब इन सब चीजों ने क्या बच्चों और अभिभावकों पर प्रेशर बढ़ाया या कम किया है? क्योंकि कहा तो ये जाता है कि बच्चों को ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, बच्चों पे प्रेशर कम करना है, क्रिटिकल थिंकिंग पर बातचीत होनी चाहिए, नंबर्स पर बातचीत नहीं करिए। आप बच्चों के कितने मार्क्स हैं, आजकल हालांकि काफी जगह ये हो गया है कि नंबर डिस्प्ले नहीं भी किए जाते, ये अच्छी बात भी है, लेकिन बावजूद इसके क्या पेरेंट्स और बच्चों पर प्रेशर बढ़ा है या कम हुआ है? जी, प्रेशर डेफिनेटली बढ़ा है। बेशक एनईपी का मोटो में ये भी है कि बच्चों का प्रेशर कम करना है। और जैसे रुचिका जी ने बताया, मैं आपको इसमें ऐड कर देती हूँ, अभी आपने भी बोला कि बच्चों के मार्क्स नहीं डिस्प्ले करने चाहिए। आप अभी सिस्टम ओपन कीजिए, किसी भी स्कूल की वेबसाइट देखिए, हर स्कूल की वेबसाइट में सबसे पहले आपकी एक और विंडो ओपन होगी जहां पर अपना बहुत ग्लोरीफाई करते हुए बच्चों की फोटो के साथ वो मार्क्स दिखा रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चेंज हो रहे हैं। और एनईपी के बारे में हमने ये बात, मैंने जो स्टेटमेंट दिया था, क्यों दिया था? हम दिल्ली जो राजधानी है, यहाँ पर हर डिपार्टमेंट, एनसीईआरटी जिससे ये सर्वे किया है, यहाँ पर एनसीईआरटी का हेड ऑफिस है। आप यकीन मानिए, दिल्ली सरकार ने अभी इस साल ही अभी नोटिफिकेशन निकाला है। मैं तो एज की बात कर रही हूँ, जो एनईपी के हिसाब से एज होती है, एडमिशंस की एज की बात कर रही हूँ, कि 6 क्लास में 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में जाएगा, 5 साल तक का आपकी जो पहले वाली क्लासेस हैं। आप देखिए दिल्ली जैसे राजधानी में एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर हम कितना दूर हैं। 4-5 सालों से जो चल रहा है वो पिक एंड चूज हो रहा है, स्कूल्स अपने चॉइस के हिसाब से ले रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ, आज जब हम जिन आंकड़ों पे बात कर रहे हैं, इन आंकड़ों में सुधार तब तक नहीं देख सकते हैं जब तक एनईपी को वॉर फुटिंग बेस पे एप्लीकेबल नहीं करवाया जाएगा। एनईपी को पढ़ती है तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को चॉइस दे दी गई है, आप सब्जेक्ट चूज करो, जैसे गणेश जी ने बोला था। क्या बाकी में लिमिटेड रहते हैं? पीसीपी है, पीसीएम है, वही बात जतिन जी ने भी यही बात बोली ना कि कितने स्कूल उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। अब एक बार जतिन जी आपके पास आते हुए, मल्टीपल विंडोज खुल गई हैं लर्निंग की, क्लास 3 के बच्चों से शुरू हो जाता है, उससे भी पहले अगर हम कहें मल्टीपल विंडोज हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है बच्चों और माता पिता में, या हम कहें कि ये उनके लिए बेनिफिशियल है? मतलब अब हर एक के ऊपर है कि भाई अगर आप उससे पॉजिटिवली लो तो बिल्कुल बेनिफिशियल है, लेकिन मानता हूँ कि पेरेंट भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। हर पेरेंट सोचता है कि कहीं और दे दूँ। पहले के टाइम में एक तरह से पेरेंट्स साथ रहते थे। जैसे मैं जब बड़ा हुआ तो मेरी मॉम ने मेरे को 8 तक पढ़ाया, और मॉम्स ने बच्चों को 8 तक पढ़ाया, 9 तक पढ़ाया, और उसके बाद फिर छोड़ दिया या फिर कोचिंग में या किसी चीज़ में करा। तो इसी तरीके से पहले भाई एक ही सोर्स था हमारे पास, बट कोचिंग आई, उसके बाद फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए, उसके बाद फिर 1000 एक्टिविटीज और आ गई, और एक तरह से पेरेंट को बोला गया कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। तो पेरेंट बच्चे को डांस क्लास भी ले जा रहा है, म्यूजिक भी सिखा रहा है, 9 तक 8-9 एकदम से चेंज हो गया। पेरेंट कह रहा है भाई पढ़ाई कर लो। अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे सर्वे कुछ साल पहले आया था, खाली 14 करियर ऑप्शन सोच रहे हैं, और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर को देखेंगे तो देयर आर 78,283 करियर्स। तो प्रॉब्लम ये है कि सब लोग सेम चीज करना चाह रहे हैं, और भाई इसीलिए नीट में 22 लाख लोग लगे हुए हैं, जेई में 14 लाख लोग लगे हुए हैं। और उसका क्या, मैं खुद भी पेरेंट्स से पूछना चाहूँगा, सारे एडल्ट्स हैं या इवन टीचर्स से, कि भाई क्या आप कुछ ऐसा करोगे जिसमें 99.8% या 99.9% फेलियर रेट हो? सब एक तरह से होड़ में लगे हुए विदाउट स्टॉपिंग एंड थिंकिंग कि भाई ये चीज अच्छी है या हमारे के लिए ये चीज अच्छी है। कुछ बच्चे सीखेंगे, कुछ बच्चे देख के सीखेंगे,
कुछ बच्चों को वॉक करते हुए साथ साथ सीखेंगे, कुछ बच्चे गेम्स खेलते हुए सीखेंगे। तो हर एक का, कुछ बच्चे म्यूजिक चला के सीखेंगे। तो हर एक का एक तरह से अलग अलग है, वो चीज़ समझ के और हमें आगे उन्हें हेल्प ठीक करना है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक गणेश जी, कहीं ना कहीं आप देखते हैं, मैं जितिन जी की बात को ही आगे बढ़ाती हूँ, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक आप कहीं ना कहीं देखते हैं कि स्कूल्स भी, अभिभावक तो करते ही हैं। देखिए, अभिभावकों का बहुत ज़्यादा ये देखा है कि हमारा बच्चा नीट में चला जाए, जेई में चला जाए। स्कूल्स भी वेटेज देते हैं साइंस स्टूडेंट्स को या फिर कॉमर्स स्टूडेंट्स को, बाकी स्टूडेंट्स के लिए उतनी वेटेज नहीं होती है। आप इस बात को मानते हैं? क्योंकि जब स्कूल में काउंसलिंग सेशंस होते हैं, वहां पर भी ज्यादा वेटेज उन्हीं को दी जाती है। हाँ जी, ये हमने ये हर बच्चे को एक बॉक्स में डालना, उसकी तुलना दूसरे के साथ करना, ये इतना ज्यादा हो गया है कि एक व्यक्तिगत स्तर पर एक बदलाव लाने की जरूरत है। आप देखें, पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं, टीचर्स को भी लगता है कि यही एक करियर है, यही एक पाथ है। मेरे जमाने में 3 ही चीजें थी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन या जेल। जेल जाओगे अगर इंजीनियरिंग या मेडिसिन नहीं करोगे। तो ये तो हमारे समय का हाल था। लेकिन आज इतने ज्यादा करियर ऑप्शंस हैं, इतने और विषय हैं, इतने और सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जब हम तुलना करने लगते हैं, जब एक तुलना होती है, तुलना से स्पर्धा होती है और स्पर्धा से हिंसा होती है। कंपैरिजन, कंपटीशन, वायलेंस। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपका खुश रहे। देखिए, आज हमारी मेंटल हेल्थ क्राइसिस सबसे ज्यादा है देश में। दुनिया भर में रोड एक्सीडेंट से एडोलेसेंट डेथ्स हाईएस्ट हैं, हमारे देश में स्टूडेंट सुसाइड से हाईएस्ट हैं। ये क्यों हो रहा है? वो कॉलेज में जाने के चक्कर में, वो स्कूल के प्रेशर के चक्कर में, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के चक्कर में ये सब चीजें हो रही हैं। क्योंकि हम तुलना करते हैं, फिर स्पर्धा में घुस जाते हैं बच्चे, और फिर हिंसा होती है। कई बार वो हिंसा अपने खुद के ऊपर हिंसा कर लेते हैं। तो जो जतिन जी करते हैं, और जो और काउंसलिंग जो है, वो एक अपना जो स्वभाव है, अपनी जो कॉम्पिटेंस है, उसके ऊपर फोकस लाना है। हम लोगों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को एनकरेज करना है कि बहिर्मुखी से अंतर्मुखी थोड़े हों, थोड़ा अपने अंदर देखें, बच्चा अपने अंदर झांके। कोई बच्चा गणित बेटर करेगा, कोई बच्चा भाषा में बेटर करेगा। तो इन चीजों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। और जो सच्चाई ये है कि हम एक उम्र के बाद ढीठ हो जाते हैं। हम लोग, हमारे लिए कुछ भी बदलाव बहुत मुश्किल है। आप घड़ी अपने एक हाथ से निकाल के दूसरे हाथ में पहन लीजिए, आपको ऑकवर्ड लगेगा, बहुत ही हलचल होने लग जाएगी। मतलब उतना भी बदलाव हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो मैम, जो एनईपी के बारे में हमने बात की, और ये सिस्टम बदलाव लाना चाहता है, बिल्कुल, सरकार बदलाव लाना चाहती है, लेकिन जब तक व्यक्तिगत स्तर पर हम लोग अपनी सोच, अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने कहा शुरू में कि 70% बच्चों के साथ 30% अपने ऊपर काम करना। बिल्कुल। और इसमें शिक्षाविद और अभिभावक दोनों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक बार रुचिका जी, अब आपके पास आते हुए वही सवाल, क्या ऐसा नहीं होता स्कूलों में भी कि वेटेज ज्यादा साइंस स्टूडेंट्स या फिर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को दी जाती है? अब सर ने बड़ा अच्छा भाषा की बात कही, और इसी सर्वे में, ये जो सर्वे जो हम दिखा रहे हैं, इसी सर्वे में ये दिखाया गया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको भाषा का सही ज्ञान ही नहीं है। स्पेशली अगर आप हिंदी की बात कर लीजिए, बहुत सारे बच्चे तो 8th क्लास के बाद ऑप्ट ही नहीं करते हैं, अपनी मातृभाषा ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन हमने उन्हें दी है। हमने ही उनको ये ऑप्शन दिया कि आप 8th के बाद कोई फॉरेन लैंग्वेज भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो हिंदी को परस्यू कर सकते हैं, आप चाहें तो क्लास 10 में दीजिए या नहीं दीजिए। मेरा इसमें बहुत एक छोटा सा सवाल है, हम सब एआई की बात कर रहे हैं, हम सब इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पे टोटल कंप्यूटर लैब जैसी चीज है, जहां पे आपको कंप्लीट मात्रा में कंप्यूटर्स मिले ताकि बच्चे जाकर उस पे अपने हैंड्स ऑन कर लें। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या हमारे यहाँ पे भाषा की लैब्स हैं, इंग्लिश लैब्स है, हिंदी लैब्स हैं, मैथ्स लैब्स हैं, या फिर हम क्या उसको अपनी हर एक, कोई जो टीचर पढ़ा रही है उनको वो क्लास में वो भाषा को किस तरीके से उतार रहे हैं? क्या वो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उतार रहे हैं? क्या वो उसको डेली प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर हम छोटी सी ये चीज बता रहे कि ये 50 रुपए और बच्चे तूने 50 रुपए के 8-10 रुपए के चिप्स लिए, तेरे पास कितने रुपए बच गए,
इतनी ही छोटी चीज से हमने उसको सब्ट्रैक्शन सिखा दिया। आपने ये आंकड़े देखे होंगे, इसमें बच्चे सब्ट्रैक्शन एडिशन नहीं कर पा रहे, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं कर पा रहे। हाँ। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि हमको बढ़ती से गिनती को कैसे घटना है और घटने से हमें कैसे बढ़ना है। हाँ। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको ये शब्द नहीं समझ आ रहे अपने आप को। अब ये हम जो बात कर रहे हैं कि सुसाइड्स हो रहे हैं, तो क्या हमने उसको अपनी क्लासरूम में इंग्लिश में चाहे हिंदी में किसी भी भाषा में, क्या उसने, अगर आज उसको कोई एक डर है, क्या हमने उसको इतना समय दिया? हमारी टीचर ने शुरू के 5 मिनट, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाती हो, मेरा ये मानना है, चाहे सोशल साइंस की टीचर है, क्या उसने अपने 5 मिनट निकाले हर बच्चे से उसके बारे में कुछ बात करने के लिए? तो शायद वो बच्चा जो एक लेवल का दिमाग में टेंशन लेके आया था, वो वही रिलीज हो जाती। तो ये हर बात ये है कि हर टीचर उसको किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रही है, काउंसलिंग टीचर्स की विद इंडिविजुअल बच्चा, इंडिविजुअल स्टूडेंट बहुत जरूरी है। जितिन जी, हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे अच्छा है अगर हम कंपेयर करें। आप तो दुनिया के बहुत सारे अलग अलग देशों में जाते हैं, आप देखते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम जैसा कोई नहीं, और विदेश से भी लोग यहाँ पर आकर पढ़ते हैं। अब तो हम हिंदुस्तान में हर तरह की हर भाषा सिखाई जाती है, फ्रेंच से लेकर स्पेनिश से लेकर मैंड्रिन से लेकर हर भाषा सिखाई जाती है। बावजूद इसके कहाँ आप कमी देखते हैं? तो मेरे ख्याल से एक तो कम्युनिटी को ज़्यादा एक्टिवेट होना पड़ेगा, तो कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स रियली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग प्रिविलेज्ड हैं, उनको मौका मिला, उन्होंने अच्छा बिल्डअप कर लिया, नॉलेज लेवल अच्छा है, कई कॉर्पोरेट्स में भी काम कर रहे हैं। तो जो बड़े लेवल पे, जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की बात करें तो इंडस्ट्री इंटरेक्शन हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी कम है। जैसे कई जगह अगर आप टीच फॉर अमेरिका देखेंगे तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव हुआ, इंडिया में भी उस तरह के इनिशिएटिव्स हुए, बट जो यूएस का टीच फॉर अमेरिका चालू हुआ बहुत ही बड़े लेवल पे हुआ। इंडिया में भी जैसे प्रथम जैसी एनजीओज ने किया, एक पहले एक एनजीओ है आगरा में, वो लोग राइट फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब 6th-7th में भी हैं तब भी सिलाई मशीन सिखा रहे हैं। जैसे बच्चे हैं, मतलब जिसमें इंटरेस्ट है, बच्चों को बहुत ही बेसिक से कारपेंट्री सिखा रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट का जैसे कारपेट मेकिंग का एक कोर्स होता है 8th क्लास के बाद दिल्ली में। इस तरह से चीजें हैं, लेकिन उसकी अवेयरनेस की कमी है, और सिस्टम में लोग हैं, उनको बिल्डअप करना है थोड़ा सा। कुछ कंट्रीज ने, जैसे फिनलैंड ने VILLE ऐसे फीडबैक एनालिसिस सिस्टम किया जिससे इंस्टेंट फीडबैक मिले। मतलब अभी गवर्नमेंट भी कर रही है यहाँ पर दिल्ली में, मैंने काफी काम किया एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन उससे क्या उतनी जल्दी से फीडबैक मिल रहा है, क्या उसका एनालिसिस हो रही है? चाइना ने एडटेक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, नेशनल एजुकेशन, तो इस तरह से और कंट्रीज ने भी अच्छे वो चाहिए, और जहाँ से हम अच्छा ले पाए क्यों नहीं वहां से लेके। और एक आखिरी सवाल अपराजिता जी, एज अ पेरेंट क्या रोल होना चाहिए पेरेंट्स का? हम बदलाव कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आए, स्कूल्स अपनी तरफ से इनिशिएटिव लें, एज अ पेरेंट क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए सबको? देखिए, पेरेंट्स तो इनिशिएटिव के नाम पे वही कर सकते हैं जो स्कूल बुक्स कहेगा वो लगवा दे, और जो स्कूल कहेगा कि आपको ये सिलेबस में करना है, पेरेंट्स इतना कर सकता है। क्योंकि यकीन मानिए पेरेंट्स के पास तो इतना राइट भी नहीं है कि वो स्कूल को बोल सके कि आप ये प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक छोड़ के वो बुक्स लगाएं जो गवर्नमेंट आपकी कहती है, एनसीईआरटी की आप किताबें लगवाएं। तो पेरेंट्स इतना इनिशिएटिव ले सकता है कि बच्चे की पढ़ाई को बेहतरीन बनाने के लिए, चाहे वो उसको ट्यूशन दिलवाना हो, चाहे उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बच्चों का प्रेशर भी तो कम कर सकता है ना। आजकल के टीचर्स और आजकल के स्कूल्स मेरे ख्याल से वैसे नहीं रह गए जो पेरेंट्स की नहीं सुनते, जहां पर सिर्फ एक ही की सुनी जाती है। एक लास्ट कमेंट जितिन जी, इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? पेरेंट्स एआई को यूज कर सकते हैं। हर पेरेंट के मोबाइल में ChatGPT या परप्लेक्सिटी होना चाहिए। आप उसमें सर्च करिए करियर्स का, कॉलेजेस का, आप उसमें सर्च करिए कॉन्सेप्ट, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट प्लेयर्स हैं, आपको मतलब एआई से बहुत हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा कर वक्त अभी इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।